नमस्कार दोस्तों। तो आज यहाँ पे हमने संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकत्रित किया है। ये प्रश्न पिछले कई वर्षों में संस्कृत टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रश्न हैं, जिन्हें हमने आज यहाँ पे इकट्ठा करके आप लोगों को इस प्रश्न को आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, एक बात और है कि कई लोगों ने ये कमेंट किया हुआ है कि आप संस्कृत में दीजिए, क्योंकि संस्कृत में पूछा जाता है। तो दोस्तों, मेरी तो बस एक यही राय होगी आपके लिए कि आप अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो यकीन होगा आपको अपने आप पर कि आपको जो संस्कृत में प्रश्न देगा तो वो आप समझ सकते हैं। मान लो आपसे पूछा जाए कि सांख्य कारिका का रचयिता कौन है, अगर ये जो हम हिंदी में यहाँ पे दे रहे हैं, अगर यही आपसे संस्कृत में पूछा जाए तो क्या आप इसका आंसर कुछ और लिखेंगे कि इसका आंसर ईश्वर कृष्ण ही लिखेंगे? तो ये संस्कृत में दिया रहेगा तो इनका नाम भी संस्कृत में दिया रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको सही आंसर पता होना चाहिए कि सांख्य कारिका के रचयिता कौन है। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ भी आपको देता है, जैसे कादम्बरी के रचयिता कौन है, या दिया जाता है कि बाणभट्ट का काल क्या है, अगर ये संस्कृत में आपसे पूछा गया हो तो उसका आंसर आपको सही पता होना चाहिए, चाहे संस्कृत में पता हो चाहे हिंदी में पता हो। बाकी आपको एक टिक लगाना होता है, तो ये आपको तो क्लियर पता चल ही जाएगा कि हाँ, इनके रचयिता कौन है। अब वो संस्कृत में रहेगा चाहे हिंदी में हो, आपको सिर्फ आंसर सही पता होना चाहिए। मेरी यही कोशिश है यहाँ पे कि आप लोगों को बस आंसर, मतलब अधिक से अधिक क्वेश्चन और उसके आंसर भी उपलब्ध कराए। अगर आपको प्रश्नों के सही उत्तर ही नहीं पता होगा तो भले वो संस्कृत में हो या हिंदी में हो, कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन अधिक से अधिक अगर आपके पास उत्तर हैं, सही उत्तर आपको पता है, तो चाहे संस्कृत में दे चाहे हिंदी में दे, आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आप उसे समझ सकते हैं और आप उसे तैयार कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आपको क्वेश्चन के सही आंसर पता हो, बस हो गया। हिंदी है या संस्कृत है, जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मायने नहीं रखता है। तो चलिए हम बिना वक्त बर्बाद किए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम 21 नंबर का क्वेश्चन लिए हैं। इसके पहले का क्वेश्चन हमने अपनी वीडियो में दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सांख्य कारिका का रचयिता कौन है? सांख्य कारिका का रचयिता कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कपिल, वाचस्पति मिश्र, गौड़पाद और ईश्वर कृष्ण। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर कृष्ण। और सांख्य कारिका में सांख्य दर्शन की विवेचना की गई है। किसमें? सांख्य कारिका में सांख्य दर्शन की विवेचना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, सांख्य के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है? सांख्य के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है? बुद्धि है, अहंकार है, मन है कि पुरुष है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पुरुष। ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा, पुरुष यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि चैतन्य पुरुष का स्वभाव होता है। पुरुष क्या होता है? वह साक्षी है, निष्क्रिय या उदासीन है, वह कार्य का श्रृंखला से परे है, वह चेतन और अपरिणामी है। ये सब क्या होते हैं? ये सब पुरुष के तत्व हैं, पुरुष के तत्व यहाँ पे माने गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकृति से साक्षात उत्पन्न है। 4 ऑप्शन है, अहंकार, पंच तन्मात्र, पंच महाभूत और महत। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा महत। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे, आंसर नंबर 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा महत। सांख्य दर्शन के अनुसार विकास की प्रक्रिया में प्रकृति से उत्पन्न होने वाला प्रथम तत्व किसे माना गया है? महत को माना गया है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि महत किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है? महत का पर्याय क्या हो जाएगा? यहाँ पे महत किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है? तो महत बुद्धि शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, ये भी जान लीजिए। यह जो बुद्धि है उसे ही महत कहा गया है, और महत से अहंकार उत्पन्न होता है। महत से क्या उत्पन्न होता है? अहंकार उत्पन्न होता है। और अहंकार से
अहंकार से पंच तन मात्रा, अहंकार से क्या उत्पन्न होगा? पंच तन मात्रा उत्पन्न होगा, और पंच तन मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। यानी प्रकृति से साक्षात उत्पन्न होने वाला कौन सा है? महत है। प्रश्न है, सांख्याभिमत में कितने तत्व प्रकृति और विकृति हैं? क्या पूछ रहा है? प्रकृति और विकृति हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, 3, 5, 7 और 11। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सांख्य द्वारा स्वीकृत कितने तत्व माने गए हैं आपको पता है? 25 तत्व माने गए हैं। 25 तत्व माने गए हैं, और ये हमेशा इन 25 तत्वों में पुरुष कार्य कारण भाव से हमेशा अलग रहता है। ठीक है, वह न प्रकृति है, प्रकृति का मतलब क्या होता है? कारण। वह न प्रकृति है और न ही विकृति है। विकृति का मतलब क्या होगा? विकृति किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? तो कार्य के अर्थ में प्रयोग किया गया है। ठीक, न वह प्रकृति है न विकृति है। और मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, यानी कारण है। मूल प्रकृति क्या है? सिर्फ एक कारण है, विकृति नहीं है मूल प्रकृति। और महत क्या होता है? वो अहंकार और तन मात्राएं प्रकृति और विकृति दोनों ही होती है। ठीक है, मन, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंच महाभूत केवल विकृत है। ये पांचों क्या है? मन, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंच महाभूत, ये क्या है? ये सिर्फ विकृति है, ये प्रकृति के अंतर्गत नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, सांख्य मतानुसार अव्यक्त है। अव्यक्त, सांख्य मतानुसार अव्यक्त क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, पुरुष है, ईश्वर है, प्रकृति है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? प्रकृति। अव्यक्त क्या है? सांख्य मतानुसार अव्यक्त प्रकृति है, क्योंकि इसमें यह संपूर्ण जगत अस्तित्व में आने के पूर्व अव्यक्त रूप में निहित था, इसलिए इससे सांख्य मतानुसार अव्यक्त प्रकृति को अव्यक्त कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सांख्य दर्शनानुसार प्रकाश से संबंध है। तो प्रकाश से संबंध क्या है? रजोगुण है, प्रधान है, सत्वगुण है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सत्वगुण। सांख्य दर्शनानुसार प्रकाश से संबंध सत्वगुण का है। सत्वगुण लघु, प्रकाश और आनंददायक होता है, ये सांख्य दर्शन के अनुसार कहा गया है। सत्वगुण प्रकाश का प्रतीक माना गया है, किसके अनुसार? सांख्य दर्शन के अनुसार माना गया है प्रकाश का प्रतीक। कहा गया है कि यह स्वतः प्रकाशित है और अन्य विश्वों को भी प्रकाशित करता है। क्या? सत्वगुण। सत्वगुण स्वतः प्रकाशित है और अन्य विश्वों को भी यही प्रकाशित करता है, ये आपके सांख्य दर्शनानुसार कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेदांत सार में वेदांत के किस मत का निरूपण है? वेदांत सार में वेदांत के किस मत का निरूपण है? 4 ऑप्शन है, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद। वेदांत सार में वेदांत के अद्वैतवाद मत का निरूपण किया गया है। और यहाँ पे ये भी बता दें कि इसके प्रतिष्ठापक कौन है? तो इसके प्रतिष्ठापक शंकराचार्य जी हैं। कौन है? शंकराचार्य जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वेदांत सार के अनुसार सृष्टि क्रम में पंचभूतों की उत्पत्ति का क्रम क्या है? क्या कह रहा है कि वेदांत सार के अनुसार, यहाँ पे वेदांत सार के अनुसार पूछ रहा है कि सृष्टि क्रम में पंचभूतों की उत्पत्ति का क्रम कौन सा है? यहाँ पे आपका तीसरा नंबर का ऑप्शन सही है, आकाश, वायु, तेजस, जल और पृथ्वी। ठीक है, तो इसका हम व्याख्या करके आपको बताते हैं कि वेदांत सार के अनुसार जो सृष्टि का क्रम है उसमें पंच महाभूतों की उत्पत्ति है। पंच महाभूतों से कहा गया कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो कैसे हुई है? तो आकाश को माया से उत्पन्न माना गया है, और वायु आकाश से उत्पन्न होती है,
और तेजस, तेजस यहाँ किस अर्थ में है? तो अग्नि के अर्थ में है, ठीक है। अग्नि, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है। अग्नि की उत्पत्ति कैसे हुई है? वायु से हुई है। और जल, यहाँ पे जो चौथे नंबर का है जल, तो जल की उत्पत्ति किससे मानी गई है? वो अग्नि से मानी गई है जल की उत्पत्ति। और पृथ्वी जो सूक्ष्म भूतों का निर्माण करता है, उसकी उत्पत्ति काहे से मानी गई है? तो उसकी उत्पत्ति जल से मानी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है जो, वो राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचीकरण का निरूपण करता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि पंचीकरण क्या है, ठीक है। पंचीकरण आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है, न्याय है, वेदांत है, सांख्य है और वैशेषिक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वेदांत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेदांत। अब यहाँ पे हम आपको समझा दे कि पंचीकरण क्या है। तो वेदांत दर्शन में कहा गया है कि 5 स्थूल भूतों का निर्माण 5 सूक्ष्म भूतों को 5 प्रकार से, यानी हर जगह 5 का प्रयोग किया गया है। 5 प्रकार के संयोग होने के फल स्वरूप होता है। जिस सूक्ष्म भूत को स्थूल भूत में परिवर्तित होना होता है, उसका आधा भाग अन्य 4 स्थूल तत्वों के 8वें भाग से जो उसका 8वां हिस्सा होगा, उससे संयोजन करके 5 स्थूल भूतों का निर्माण किया जाएगा। यानी जो 5 स्थूल भूत है, उनमें से जो 5 स्थूल भूत है मान लिया, उनमें से जिस एक का निरूपण इनमें किया जाना है, तो इनके 8वें भाग में उनके जो 8वां भाग है, 8वें भाग का हिस्सा है, उसमें संयोजन करके तब जाके वहां पे 5 स्थूल भूतों का निर्माण होता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पंचीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। समझ में, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे और भी जो क्वेश्चन है वो आप तक पहुंच सके। हम और भी जो वीडियो बनाएंगे तो वो आप तक पहुंच सकेंगे। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से अच्छे प्रश्नों को इसमें शामिल करें। तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तत्वमसि है तो क्या है? 4 ऑप्शन है, ब्रह्म वाक्य है, अनुभव वाक्य है, महावाक्य है या आचार्य वाक्य है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, महावाक्य। तत्वमसि महावाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुतलिका नृत्य से संस्कृत नाटक की उत्पत्ति मानने वाला विद्वान है। पुतलिका नृत्य से संस्कृत नाटक की उत्पत्ति मानने वाला विद्वान कौन सा है? तो डॉक्टर कीथ, डॉक्टर कोनो, डॉक्टर पिसेल, डॉक्टर हर्टल। और देखिए कितना आसान है, आप इसे याद कर सकते हैं। पुतलिका, प शब्द यहाँ पे शुरुआत है और यहाँ पे पिसेल, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम पुतलिका नृत्य के बारे में बताते हैं आपको। डॉक्टर पिसेल इसे क्यों मानते हैं संस्कृत नाटक की उत्पत्ति? तो डॉक्टर पिसेल ने भारतीय नाटकों की उत्पत्ति काहे से मानी है? पुतलिका नृत्य से मानी है। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि कठपुतली नाच, जो कठपुतली नाच होता है ना, पहले होता था, अब तो बहुत कम मिलता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। कठपुतली नाच नाटकों का स्रोत होता है और उसका मूल स्थान क्या है? उसका मूल स्थान अपना भारत था। कठपुतली नाच का मूल स्थान अपना भारत है और यहाँ यह विश्व भर में यहीं से फैला हुआ है। कठपुतली नाच पूरे विश्व में कहाँ से फैला? भारत से फैला हुआ है। पुतलिका नृत्य के संकेत पाए गए हैं, किसमें पाए गए हैं? तो कथा, सरित सागर और बाल रामायण, इन ग्रंथों में कुछ इसे भी शामिल किया गया है। पुतलिका नृत्य का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत परिचय दिया गया है, उल्लेखित किया गया है उसमें।
तो पुतलिका नृत्य के संकेत कहाँ प्राप्त होते हैं? कथा सरित सागर और बाल रामायण में प्राप्त होते हैं। और डॉक्टर पिसेल संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त जो सूत्रधार है, जो सूत्रधार शब्द का जो यहाँ पे संस्कृत के नाटकों में देखा गया होगा कि सूत्रधार नामक इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसका संबंध किससे माना है? पुतलिका नृत्य से ही माना है। किन्होंने? तो डॉक्टर पिसेल ने माना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि सूत्रधार का संबंध किससे माना गया है? तो वो पुतलिका नृत्य से माना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह भास की रचना नहीं है, तो इसमें से पूछ रहा है कि भास की रचना कौन सी नहीं है? प्रतिज्ञा, योगंधरायण, रत्नावली, स्वप्नवासवदत्तम, चारुदत्तम। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि रत्नावली भास की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों भास की रचना है। तो यहाँ पे रत्नावली किसकी रचना है ये हम आपको बता दें कि रत्नावली हर्ष की रचना है। किसकी रचना है? हर्ष की रचना है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये तीनों हर्ष की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। रूपकों में किस आचार्य ने 8 ही रस को स्वीकार किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि किस आचार्य ने 8 रस को स्वीकार किया है। भरत मुनि है, धनंजय है, मम्मट है या पंडित राज जगन्नाथ है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि भरत मुनि। यहाँ पे भरत मुनि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने देखिए कैसे किन 8 रसों को इन्होंने स्वीकार किया है, जबकि हिंदी में देखा गया है 9 रस होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने 8 रस को स्वीकार किया। और कौन कौन से रसों को स्वीकार किया? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। लास्ट का एक रस जो शांत रस है उसे नहीं स्वीकार किया है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। संस्कृत नाटक में नांदी का उद्देश्य है। तो संस्कृत नाटकों में आपने नांदी शब्द बहुत बार सुना होगा, तो इसका क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है? नांदी किसे कहा जाता है? यहाँ पे 4 आंसर हैं। अर्थ प्राप्ति, यश प्राप्ति, आनंद प्राप्ति और विघ्नोपशांति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विघ्नोपशांति। नांदी किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो यह है, नांदी जो नाटक में प्रारंभ में देवता, ब्राह्मण या राजाओं आदि की आशीर्वाद से युक्त जो स्तुति करता है, जो प्रार्थना करता है, उसे नांदी कहते हैं। संस्कृत नाटकों में नांदी का उद्देश्य है विघ्नोपशांति के लिए प्रार्थना करना। ठीक है, ये नांदी का यहाँ पे कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूपकों में स्त्रियों की भाषा होती है। तो रूपकों में स्त्रियों की भाषा कैसी होती है? संस्कृत होती है, संस्कृत और प्राकृत होती है, प्राकृत होती है या सौरसेनी होती है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। रूपकों में स्त्रियों की भाषा कैसी है? प्राकृतिक। प्राकृतिक स्त्रियां प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करती है, उनकी भाषा रूपकों में प्राकृतिक ही हुआ करती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार संस्कृत गद्य काव्य के अंतर्गत प्रबंध, कल्पना कथा और आख्यायिकोपलब्धार्था का विभाजन हुआ है? किसके मतानुसार? पतंजलि के, कि भर्तृहरि के, कि दंडी के, कि वामन के? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दंडी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तर्क भाषा के रचयिता हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तर्क भाषा के रचयिता कौन है? गौतम है, वात्सायन है, केशव मिश्र है, पतंजलि है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशव मिश्र। केशव मिश्र तर्क भाषा के रचयिता है और तर्क भाषा में न्याय दर्शन की विवेचना की गई है। ये आपका एक क्वेश्चन है, तर्क भाषा में किसकी विवेचना की गई है? तो न्याय दर्शन की विवेचना की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। तर्क भाषा के अनुसार पदार्थों की संख्या है। तो यहाँ पे तर्क भाषा के अनुसार पूछा जा रहा है पदार्थों की कितनी संख्या है? 7 है, 16 है, 9 है कि 10 है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 16। 16 पदार्थ माने गए हैं तर्क भाषा के अनुसार। तो कौन कौन से पदार्थ हैं, आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। प्रमाण, प्रमेय, संशय,
प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ये 16 पदार्थ तर्क भाषा के अनुसार माने गए हैं। तो आप इन 16 भाषाओं को नोट कर लीजिएगा, इसमें से पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, न्याय दर्शन में निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण स्वीकृत हैं। यहाँ पूछ रहा है कि न्याय दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण स्वीकृत है। प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द अर्थापत्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द। यह न्याय दर्शन में 4 प्रमाण माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तर्क भाषा के अनुसार कारणों की संख्या है। तर्क भाषा के अनुसार कारणों की संख्या है तो कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है कि 2 है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। तर्क भाषा के अनुसार 3 प्रकरण माने गए हैं। कौन कौन से 3 प्रकरण माने गए हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 प्रकरण। और कौन कौन से माने गए हैं तो आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, उपादान कारण, असामयिक कारण और निमित्त कारण। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट करिएगा आपको जो ना समझ में आया हो, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।